नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज इस वक्त में हम देखेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले जो खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करेंगे वो है कि बिहार में क्या जननायक पद की चोरी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से एक से बढ़कर एक नेता को जननायक करार दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी ये मुद्दा उठाया था कि जननायक पद की चोरी हो रही है क्या, क्योंकि वहां के असली जननायक तो कर्पूरी ठाकुर हैं। लेकिन अब पता नहीं कितने जननायक, जिसको मन में आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहा है कि ये भी जननायक वो भी जननायक। तो इस पर चर्चा करेंगे। और साथ में बिहार में आज महागठबंधन की तरफ से संयुक्त घोषणा पत्र आना है। नाम से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। नाम दिया गया है तेजस्वी का प्रण, आप समझ जाएं। थोड़ी देर बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसी पर खास चर्चा, और इसके बाद बात करेंगे कि आज से चुनाव आयोग देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण का एसआईआर शुरू कर रहा है। तो इसको लेकर अभी भी रार है, अभी भी नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि जब बिहार में हो रहा था तो कितना सफल रहा, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी। उसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इन दिनों कहां से? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से। ये घबराहट कैसी है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो अभी सिद्धारमैया हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक दांव खेल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर आलाकमान चाहे तो मैं तो 5 साल रहने को तैयार हूं। इससे पहले उनके बेटे ने उत्तराधिकारी का नाम आगे बढ़ा दिया था। और भी बहुत सारे दांव खेले जा रहे हैं सिद्धारमैया जी के द्वारा। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मोन्था चक्रवात ने लिया भीषण रूप। आज शाम या फिर रात तक आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकराने की आशंका। हाई अलर्ट पर राहत एजेंसियां। प्रभावित इलाकों में ट्रेन सेवाओं पर असर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र को किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने की ताबड़तोड़ रैलियां। आज शाम जारी हो रहा है महागठबंधन का घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण। आज से चुनाव आयोग करा रहा है देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सत्ताधारी दल डीएमके और टीएमसी कर रहे हैं तीखा विरोध। और मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर सिद्धारमैया की पैंतरेबाजी जारी। कभी 5 साल बने रहने का दावा, तो कभी आलाकमान पर भरोसा, तो कभी नए उत्तराधिकारी वाला भी दांव। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में क्या जननायक पद की चोरी का वहां पर पूरा प्रयास चल रहा है क्या। क्योंकि ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी उठाया था, और यूं ही नहीं उठाया था, क्योंकि अलग अलग नेता अपने आप को जननायक बता रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये जननायक हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर को वहां जननायक कहा जाता है। और साथ ही बिहार में आज महागठबंधन जो है वो तेजस्वी प्रण के नाम से कुछ ही देर में अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने वाला। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। पिछले दिनों युवा संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार वासियों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद चल रही है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता ने बिहार में राहुल गांधी को जननायक बता दिया था। अब अचानक महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार को आरजेडी ने जननायक घोषित कर दिया। बोला, हमारे तेजस्वी भी जननायक हैं। कांग्रेस के आईटी सेल राहुल गांधी को पहले ही जननायक की उपाधि दे चुकी है। तो 2 तो हो गए जननायक नए नए वाले। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी समय लगेगा।
तो जाहिर है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से आरजेडी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। लेकिन तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो तो कुछ अलग ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विरासत का नाम लेकर राजनीति में हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी को अलग रखकर तेजस्वी राजनीति करें, तब कोई नायक का दावा करे, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो जननायक पद से कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने बना लो। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कोई भी अपने को जननायक कह सकता है, दिक्कत क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में आखिर नए नए जननायक कौन हैं और कितने हैं। गठबंधन का इस बीच संयुक्त घोषणा पत्र आज तेजस्वी प्रण के नाम से रिलीज हो रहा है और राहुल गांधी लेकिन बिहार से अभी तक नदारद है। जबकि सीएम का चेहरा बने तेजस्वी यादव अपने हर घोषणा में तेजस्वी प्रण बता रहे हैं कि ये जो घोषणा है ना, ये तेजस्वी प्रण है। तो फिर सवाल ये है कि कई राज्यों में गारंटी देने वाले राहुल गांधी के गारंटी का क्या होगा। बिहार में नौकरियों की बरसात हो रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस के स्टार प्रचारक लोगों के बीच से गायब हैं। कहा तो यह जा रहा है कि कल से राहुल गांधी बिहार में मोर्चा संभाल लेंगे, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि यह सिर्फ राहुल की ही रैली होगी अकेले या फिर उसी में तेजस्वी भी शामिल होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का प्रचार करने सिवान आएंगे। जाहिर है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि बिहार के चुनाव से उन्हें उत्तर प्रदेश में क्या हासिल होने वाला है। लेकिन महागठबंधन के पास इसका जवाब नहीं है कि बिहार में अब तक 11 सीटों पर यह गठबंधन आपस में ही नोरा कुश्ती क्यों कर रहा है, क्यों भिड़ा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार 5 सीटों पर एक दूसरे को मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी राहुल गांधी के साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। तेजस्वी इसे महागठबंधन की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं। लेकिन जनसुराज के जो अध्यक्ष, जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी छठ में आए प्रवासियों को यहीं रहने की सलाह दी कि बिहार आए तो रहिए यहीं पर। उनका दावा है कि बिहार में बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल तो विश्वसनीयता का है। रोजगार रोजगार कहने और रोजगार के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग पक्ष है। और बिहार की जनता से बेहतर इसे कौन जानेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, और बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर समझदार भी मानी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जननायक की उपाधि को लेकर कहा था कि कुछ लोग जननायक उपाधि की चोरी करने में लगे हैं, आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। प्रधानमंत्री जी का वो बयान सुनिए पहले। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। तो प्रधानमंत्री ने तो ये बात कही ही, साथ ही जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्रछाया है।
पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। अब बात सिर्फ आरजेडी से बाहर गए तेज प्रताप की ही नहीं है। आरजेडी के अंदर महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। तो जननायक वाली बहस तो एक तरफ है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया है, आज हम तेजस्वी प्रण पत्र भी घोषित करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल में कैसे काम करेंगे। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। कुछ ही देर में महागठबंधन ये प्रण पत्र अपना जारी करने वाला है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी ने जो दावा किया उस पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता अजय आलोक ने कहा कि 9वीं फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। मरल पत्र लोग अपना घोषित करेंगे, आसमान से चांद तारे हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे उठा के। 9वीं फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। तो बिहार में दोनों चीजों की चर्चा है, एक तरफ तो जो महागठबंधन का घोषणा पत्र आना है वो, और दूसरी तरफ जननायक वाली भी चर्चा है कि क्या उस पर अलग अलग दावेदारी है और उस पर अंदर बाहर सब जगह से प्रतिक्रिया भी आ रही है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष पांडे जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत दिनेश पाल जी। नमस्कार, आप दोनों को स्वागत। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में सहयोग करने के लिए। मैं पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, कितनी देर में तेजस्वी प्रण पत्र, हाँ यही नाम दिया ना, तेजस्वी प्रण पत्र कितनी देर में आने वाला है और क्या इस तेजस्वी प्रण पत्र को, इस नोमेनक्लेचर को बाकी साथियों की भी मंजूरी है? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें महागठबंधन का जो साझा घोषणा पत्र आने वाला है उसी को तेजस्वी यादव ने तेजस्वी प्रण पत्र कहा है। ये शाम 5 बजे के लगभग ये जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो वक्त है वो 4:30 बजे का राजद की तरफ से दिया गया है, लेकिन एक्चुअली मैं वहीं अभी खड़ा हूं तो जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि जहां तक बात है दूसरे साथियों की, तो निश्चित रूप से इसमें बाकी जो महागठबंधन के साथी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा था कि पहले प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने वाली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सकी है। जहां तक बात घोषणा पत्र की है तो तेजस्वी यादव पहले से ही लगातार कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, चाहे जीविका दीदियों की बात करें, चाहे 1 करोड़ रोजगार देने की बात करें, या फिर जो हर घर सरकारी नौकरी की बात करें, और इसके अलावा भी कई घोषणाएं लगातार वो करते आ रहे हैं और समझा जा रहा है कि इन्हीं सारी बातों को घोषणा पत्र के में शामिल भी किया जाएगा। इसके अलावा एक जो हमारे जानकार हैं उनके अनुसार ये बताया गया है कि एक घोषणा पत्र में इस बात को भी शामिल किया जाए कि जो भूमिहीन है बिहार के, जिनके पास घर बनाने को भी जगह नहीं है, उनको सरकार भूमि भी देगी। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए, मनीष पांडे जी हैं, डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं,
मधुरेश हैं और साथ में विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। मधुरेश ने जानकारी दी कि थोड़ी देर में वहां पर महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होने वाला है। लेकिन विनोद जी, मैंने मधुरेश से जो सवाल पूछा था, मैं थोड़ा सा उसको बढ़ाता हूं आगे। हालांकि वहां चर्चा तो जननायक पद की चोरी को लेकर भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये क्लेम किया है कि ये तेजस्वी प्रण पत्र होगा, ये अभी सिर्फ शुरुआती तेजस्वी का क्लेम है, या आपको लगता है कि कांग्रेस ने, वीआईपी ने, बाकी पार्टियों ने ये हरी झंडी दे दी कि हाँ इसी नाम से महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाए? लाल जी, आज बिहार में दो चीजें चर्चा में है। हाँ, एक तो तेजस्वी प्रण है और दूसरा तेजस्वी जननायक है। हाँ, तो जब आप अपने स्क्रिप्ट में जननायक की चर्चा कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में, तो ये समझने की जरूरत है कि जैसे तेजस्वी प्रण है वैसे ही तेजस्वी जननायक भी है। अब जननायक यानी के सेल्फ क्लेम्ड जिसे कहते हैं, है ना? हाँ, तो जननायक के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जब पहली बार रैली का उन्होंने आगाज किया था बिहार चुनावी संग्राम में, तो समस्तीपुर में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने वो जो एक तरह से एक श्रद्धांजलि देते हुए उनके आवास घर भी पहुंचे थे। हाँ, और वहां अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से बात करते हुए यही बात कही थी कि बिहार के लोगों ये सावधान रहना, यहाँ कर्पूरी जी के जननायक पद की भी चोरी की कोशिश हो रही है। यही बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी विज्ञान भवन में जो लोगों यूथ के साथ में एक संवाद के साथ प्रोग्राम में भी उन्होंने बात कही है। तो जाहिर सी बात है, एक कंसर्न तो है कि आप जब ये उधार का ये पद लेते हैं और उधार के से आप अपने को उसे एक टॉल लीडर के साथ अपने को कंपैरिजन करते हैं, तो आप पे सवाल तो आएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अंदेशा व्यक्त किया था अपने इस दोनों सम्मेलन में, उसी को बात करते हुए जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे, कद्दावर मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा छवि उनकी है। हम लोग उनको बेहतर जानते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो सिद्दीकी साहब ने ये सवाल उठाया कि भाई ये सवाल है कि अभी टाइम लगेगा, अभी लोगों के बीच में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप झटके में जननायक ऐसे ले लिए जैसे राहुल गांधी को आईटी सेल ने पिछले दिनों से जननायक राहुल गांधी ने शुरू किया था। अभी जो बिहार वोट अधिकार यात्रा में पप्पू यादव ने एक क्लेम, टॉल क्लेम करते हुए उन्होंने कहा ये असली जननायक राहुल गांधी है। तो भैया ये असली जननायक है तो नकली जननायक कौन है जी? तो अब सवाल है इस जननायक के जो ये बिहार में जो क्लेम चल रहा है अलग अलग पार्टियों में, खास करके महागठबंधन में, वो एक साफ है कि आप जो इमेज लेके दूसरे एक बड़े टॉल लीडर को ये बताने कि आपकी उसी के चोले को पहन के ये सारी चीजें कह के अभी आप घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण का नाम देके ये आपकी वास्तविकता को आप छुपा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि तेजस्वी आज जो पूरे बिहार में कहते हैं कि हम रोजगार 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 की बात करते हैं, तो सवाल है कि तेजस्वी से ये बात पूछने वाले भी तो लोग हैं कि लालू यादव अपने विरासत में 30,000 के बजट को छोड़ के गए थे उस बिहार को। आज नीतीश सरकार में 3.5 लाख का बजट है, 10 गुना से ज्यादा, 10 गुना से ज्यादा, 12 गुना। और अब तेजस्वी जो रोजगार रोजगार की बात करके जो तेजस्वी प्रण कह रहे हैं वो 30 लाख करोड़ का है। आएगा कहां से? क्या कोई बिहार के आदमी इस जो नए जननायक पे विश्वास करेगा? ये सारे सवाल हैं। दिनेश पाल जी, डॉक्टर दिनेश पाल जी, पहले तो इस पर मुझे बताइए, क्योंकि हम उसी चीज को खोज रहे हैं कि आज शाम में जो घोषणा पत्र आएगा, संयुक्त घोषणा पत्र, क्या उसके कवर पृष्ठ पर लिखा होगा तेजस्वी प्रण पत्र या फिर कुछ और लिखा होगा? और कुछ जरा बताइए, कुछ तो मधुरेश बता रहे थे कि आप लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं, पहले घोषणा पत्र पर बताइए डॉक्टर दिनेश पाल जी। देखिए, घोषणा पत्र के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया महागठबंधन का जी, और उसका जो अति पिछड़ा का जो संकल्प पत्र है वो बहुत पहले जारी हो चुका है, आप देखे होंगे। और जो हमारा अनुसूचित जनजाति और आदिवासी जनजाति और ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग वर्ग हैं, उससे जुड़े हुए जो संकल्प थे वो तो आप देख चुके होंगे, जिसमें कहा गया है कि जो भूमिहीन है, इनके जब मकान बनाने का घर जमीन भी नहीं है, उनको 3 डिसमिल शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन देंगे। एक यह बहुत बड़ा जो है। उसके बाद जो आरक्षण का विस्तार हुआ था जातिगत सर्वेक्षण के बाद, जिससे कि भाजपा केंद्र सरकार और नीतीश भी मजबूर है, नवीन अनुसूची में लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, उसे शामिल करवाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान होंगे उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और जो RT एक्ट 2009 के अंतर्गत जो गरीब बच्चों का एडमिशन का था, उसमें भी SC ST और BC के लिए
50% आरक्षण की बात थी। और एससी एक अति पिछड़ा समाज का जो बिहार में, जो कि बिहार की एक तिहाई जिसकी आबादी है, वो शुरू से मांग करते रहे हैं कि हमें भी प्रताड़ित किया जाता है, तो एससी एसटी एक की तरह ईबीसी एक बने। ठीक है, विचार की बात भी चल रही है। अब उस पर बताइए कि नाम क्या होगा, तेजस्वी प्रण पत्र होगा नाम की कुछ और नाम होगा? देखिए अब कुछ देर इंतजार कर लीजिए। अच्छा, वह जब सार्वजनिक हो उसका इंतजार कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक बना रहे, कम से कम सस्पेंस एक रहेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। जननायक वाले पर अलग से आऊंगा, जननायक वाला अलग से चर्चा करेंगे। उस पर भी सुन लीजिए, जब सुनना है तो मैं आ रहा हूँ। मैं पहले मनीष पांडे जी को ला रहा हूँ, पहले मनीष पांडे जी को, उसके बाद जननायक वाले पर अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, मनीष पांडे जी बताइए। मनीष पांडे जी, तेजस्वी प्रण पत्र उधर से आ रहा है, आपकी घोषणा पत्र का क्या नाम रहेगा? और तेजस्वी प्रण पत्र नहीं पूछ लीजिए, वो आएगा भी कि नहीं, इसमें डाउट है। है। आएगा भी कि नहीं, सही बात है। हाँ, मैं डॉक्टर दिनेश पाल जी के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। आएगा भी कि नहीं, आएगा तो क्या नाम होगा, क्या क्या रहेगा, बताइए। देखिए, संकल्प पत्र हम लोग हमेशा चुनाव में देते रहे हैं, और इतना ही नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा। लोकसभा में भी हमने जो 19 में लोक संकल्प पत्र दिए थे, वो लगभग 90% से एबव हमने पूरे किए उस संकल्प। और बिहार विधानसभा के चुनाव में भी जो 2020 में हमने दिए थे, उसमें करीब करीब हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। हम उसका ब्यौरा भी हम देने वाले। देखिए, एक मुझे याद आता है, एक फिल्म आई थी खलनायक, उसमें गाना था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अच्छा, ये जो तेजस्वी संकल्प पत्र है भाई, तेजस्वी के ऊपर किस चीज के चार्जशीट है तेजस्वी? आप 420 का आरोप लगा है, और वह उत्तराधिकारी किसके हैं जिन पे चारा घोटाला के सजा याफ्ता है। देखिए, दुर्भाग्य इस बिहार का यह है कि ठीक है, महागठबंधन का संकल्प पत्र रहता। मनीष जी, उन्हीं तेजस्वी को तो अब महागठबंधन ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है, कर दिया ना। अब देखिए, ऐसा है कि वह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किस परिदृश्य में हुआ, यह सब हम सभी जानते हैं। मैं उस पर चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन हमारे मित्र राजद के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि आरक्षण की बात कर रहे थे और सब को लागू करने की बात कर रहे थे, मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर यह न दे तो विनोद मिश्रा जी जवाब दें या आप दें। मेरी जिज्ञासा है, हो सकता है मुझे ज्ञान का थोड़ा अभाव होगा। तेजस्वी जी ने कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी। चलो ठीक है, मान लिया इनकी बात, ठीक है। तो क्या उसमें आरक्षण लागू होगा क्या? हर परिवार आरक्षण लागू होगा? हाँ। आरक्षण लागू होगा क्या? हाँ। और अगर आरक्षण लागू होगा, तो यह कैसे होगा कि 100% परिवारों को आरक्षण भी देंगे और सरकारी नौकरी भी दे देंगे? मतलब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को, ठीक है, मैं इसके बारे में पूछूंगा, मैं पूछूंगा दिनेश जी से, मैं पूछूंगा, लेकिन जरा एक जो दूसरा पहलू है, मधुरेश, ये जो जननायक वाली बात अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें तो आरजेडी से जो बाहर गए तेज प्रताप यादव, वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के जो अंदर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी कह रहे हैं कि अभी तो टाइम लगेगा। हैं, तो ये जो जननायक वाला क्लेम है, इसमें आरजेडी में ही बहुत सारे स्वर सुनाई पड़ रहे हैं क्या? मधुरेश, आप आप बोलिए। कुछ जल्दी में ये क्लेम कर दिया गया, शायद इसलिए भी कि एक तरफ राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा था, तो पैरेलल खड़े रखने के लिए शायद तेजस्वी यादव को भी जननायक कह दिया गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो राजद के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जननायक कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तेजस्वी शायद अगर उम्र के हिसाब से भी देखी जाए तो अभी उनके पास एक लंबा राजनीति में कैरियर है और करने के लिए भी निश्चित रूप से बहुत कुछ वो कर सकते हैं कल के डेट में। तो उस हिसाब से भी अभी बहुत कुछ करना बाकी था और अभी से जननायक लगा देना ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी हरकत है। लेकिन इसे राजद के अंदर के भी कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी स्टेटमेंट सुना, उसके बाद उनके ही भाई तेज प्रताप यादव हैं, वो भी इस चीज को सिरे से नकार रहे हैं। तो विरोधाभास तो पार्टी के अंदर में बिल्कुल दिख ही रहा है। बिल्कुल। अब बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है विनोद जी, बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई जिनको जिनको मन है अपने आप को जननायक घोषित कर दो, दिक्कत क्या है। और फिर बात यह भी है कि असली जननायक और नकली जननायक।
तो अगर असली जननायक अपने आप को क्लेम करते हैं तो क्या नकली जननायक क्या कर्पूरी ठाकुर जी को करार देंगे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को? विनोद जी। लालजी, मैं मानता हूं कि पवन खेरा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये कांग्रेस का अनुभव है। कांग्रेस का अनुभव है कि पवन खेरा उसी बात में आगे बढ़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि गांधी जी का नाम, कई नाम थे, बापू कोई कहते थे, कोई महात्मा कहते थे, कोई इस तरह से नाम उनका लिया जाता था। तो गांधी नाम किसी ने लगाया, उसमें दिक्कत क्या है? तो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि इंदिरा गांधी से लेके सब ने अपने नाम में गांधी लगा लिया। तो ये गांधी टाइटल लेने में उनको लगा कि कभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जननायक टाइटल लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा का टाइटल लगा लेते, राष्ट्रपिता का टाइटल लगा तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ईजी बात है। सवाल है कि जननायक, कोई जननायक ऐसे नहीं बनता। ये बात मधुरेश ने बहुत कायदे की बात कही जी, कि ऐसे नहीं बनता। कर्पूरी ठाकुर के अभी अब देखिए, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके घर पे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। तो अगर हम अपने प्रोड्यूसर साहब को कहें कि उनके घर की हालत अभी भी दिखा दें, झोपड़ी वाला घर है तो वो भी आपको समझ में आएगी कि जननायक कैसे होता। तो ये बात है, बिहार के लोगों में आप एक तरह से मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर अपने को टॉल क्लब में जननायक कहते हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि आप जिस विरासत से आए हैं राजनीति में, वो जननायक नहीं होता। कर्पूरी जी के जो त्याग है, भारत रत्न की उपाधि भी उनको ऐसे नहीं मिली है। कई वर्षों के बाद उनके इस सम्मान को ये भारत सरकार ने, जब मोदी गवर्नमेंट ने ही उनको ये सम्मान दिया है, तो उनकी वो जननायक छवि के लेके ही दिया गया था। तो ये सारे सवाल को लेके आप कॉपी करने से कोई जननायक नहीं होता। आज अगर मान लीजिए, मैं सुबह का देख रहा था, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों, छठ के बाद आपको वापस नहीं जाना है, आप 14 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, जब स्वराज की सरकार बनने जा रही है, यहाँ ढेरों फैक्ट्रियां लगेंगे, आपको 10-10 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का अभी 5 मिनट पहले उसी लाइन पे ट्वीट आ गया जी, और उन्होंने यही शुरू किया कि भाई ये बिहार में नौकरियों की बरसात होगी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मनीष पांडे जी का सवाल तो आप कह सकते हैं कि मौलिक सवाल है। मैं अभी लेके जा रहा हूं। क्या इसमें सबका नौकरी की जो बरसात हो रही है, क्या उसमें भी आरक्षण है? ये सवाल तो मनीष जी ने पूछा है, इसका जवाब भी तो आना चाहिए। डॉक्टर दिनेश पाल जी बताइए, ये जो सवाल किया गया है कि इसमें क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको छोड़ देंगे कि नहीं भाई आपको नहीं मिलेगा, सारे घर में, सारे परिवार में आप शामिल नहीं हैं, सिर्फ आरक्षित वर्ग शामिल है? बताइए। पहले तो मेरी शिकायत आपसे है और आपके जो विशेषज्ञ आए हैं विनोद मिश्रा जी से, कर दीजिए कि आपको अभी तक बस केवल राहुल गांधी के और तेजस्वी जी के नाम के साथ जननायक सब जुड़ा दिखा, मोदी जी के नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ा? कौन कहा मोदी जी को जननायक? मनीष जी बताइए, क्या मोदी जी को आपने जननायक कहा है? सुनिए तब सुनिए, समझ दीजिए पहले। आपको बता रहा है, बीजेपी इंडिया का ट्वीट है 17 सितंबर 2025 का, जिसमें लिखा हुआ है देश के जननायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा ट्वीट आपको सुना रहे हैं बीजेपी इंडिया का, श्रम शक्ति को देश के जननायक का नाम, मोदी जी की तस्वीर है। उसके बाद 17 सितंबर 2015 का ट्वीट है, जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की जनता के से दिल की बात। उसके बाद है 2 मई 2024 का ट्वीट, देश बीजेपी। ठीक है, आपका ये कहना है कि ये लोग भी अपने, मैं समझ गया, अब लिस्ट लंबी करने से क्या फायदा? आपका कहना है कि बीजेपी भी कहती है अपने नेताओं, आ गया ना, क्रक्स आ गया। नहीं बिल्कुल, अब बात सुनिए पूरा। हाँ, पहले बात सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के लोग कहते हैं इसलिए। मेरा कहना आपसे ये है कि आप जब 2 लोग को फ्रेम में रखे तो तीसरा को फ्रेम में क्यों नहीं रखे? सवाल पहला आपसे है। आपको मोदी जी को भी फ्रेम में रखना चाहिए और अपने विशेषज्ञों को भी याद करना चाहिए। दूसरी बात हम आ रहा है, मोदी जी फ्रेम में है, देखिए ना, कर्पूरी ठाकुर जी का असली जननायक का सम्मान करते हुए, असली जननायक का सम्मान करते हुए फ्रेम में है मोदी जी, माला पहनाते हुए। नहीं जी नहीं, आप हम लोग, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी सरकारी नौकरी होगी, सरकारी। अरे छोड़िए, जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए। डॉक्टर दिनेश जी जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए मुझे। उसी पे दे रहा है एक सवाल मनीष पांडे जी ने पूछा है, लेकिन उस पर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उस पर अनकंफर्टेबल हो गए, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कीजिएगा वहां पर? सवर्ण लोगों को, अनारक्षित लोगों के परिवार को छोड़ दीजिएगा क्या? उनको नौकरी दीजिएगा? मेरा जवाब बिल्कुल सब पे देंगे जवाब। मेरा आपसे शिकायत जो था, आपने मोदी जी का भाषण सुनाया था, इसलिए मोदी जी जो जननायक उपाधि की चोरी की बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों ने उनको दर्जनों बार खुद जननायक कहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए,
मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा था। दूसरी बात, आरक्षण कैसे लागू कीजिएगा उसमें, हर परिवार में नौकरी में? जननायक की पूरी बात सुन लीजिए। और सिद्दीकी साहब ने जो बयान आपने सुनाया, सिद्दीकी साहब सीधी कहे, सिद्दीकी साहब ने सही कहा कि अभी ये राजनीति कर रहे हैं, जनता में पैठ बनानी होगी, अपना कर लेंगे तो जनता भी ने कहेगी जननायक। बड़े भ्राता तेज प्रताप की भी बात सुनाई थी। सुना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए तेजस्वी जी से भी अगर आप पूछिएगा कि आपको अब आ जाइए उस पर, तो मना कर देंगे। आप जरा उस पर आइए जो आप जवाब देने नहीं है, जो बोला वो बोला। दूसरी बात, आपकी नौकरी वाली बात, उसमें भी आपने चूक की। क्या आपने कहा अनारक्षित वर्ग और सवर्ण, आपको गलतफहमी है। अनारक्षित वर्ग सिर्फ सवर्ण के लिए नहीं होता है, अनारक्षित सभी के लिए होता है, और उसमें सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं। या फिर सुधार लीजिए। मैंने आपको ये कहा, सुनिए, अनारक्षित क्या होता है और सवर्ण क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अनारक्षित वर्ग क्या होता है और सवर्ण क्या होता है ये दोनों मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपसे सवाल ये है कि जब सारे परिवारों को नौकरी दीजिएगा तो उसमें आरक्षण लागू कैसे कीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, हम बता दें आपको, अनारक्षित बिहार में या देश में ऐसी कोई जाति नहीं है जो आरक्षित वर्ग में आज के देश में नहीं है। हर जाति आरक्षित वर्ग में है, जैसे ईडब्ल्यूएस जब से आ गया तब से। अरे तो कोटा से बाहर दीजिएगा दिनेश भाई जी, कोटा से बाहर दीजिएगा। अरे अब कोटा के अंदर ही दीजिएगा ना, बीच में टपकने क्या जरूरत है आपको? मैं टपक नहीं रहा हूं, मैं तो पूरा प्रश्न जोड़ रहा हूं। आप ये, आपका तर्क ये है कि 100% लोग आरक्षण के दायरे में हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपने आपका पहले कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ। आरक्षण इसीलिए लाया गया था, आरक्षण इसलिए लाया गया था ताकि सबकी सहभागिता बढ़ सके, और उसी का यह अगला क्रम है। और जो आरक्षण का विस्तार करके 75% जवाब मुझे मिला नहीं। मैंने आपसे पूछा क्या 100% लोग आरक्षित हो गए हैं, जो आपका तर्क है? देखिए, अनारक्षित, हम बोले ना 75% जो आरक्षित की बात कर रहे थे, जो आरक्षित वर्ग अनारक्षित में भी जाएगा। आरक्षित सीटें हैं तो उसमें सब जाएगा, जो उसका अच्छा मेरिट आएगा वो आरक्षित में जाएगा। उसमें इसका मतलब हर परिवार में अगर नौकरी दीजिएगा तो आरक्षण तो लागू नहीं कर पाइएगा ना, यही सवाल था। सब एक ही पद नहीं होगा। सरकारी नौकरी जो है पद अलग अलग होते हैं, एक ही पद नहीं है सबका बराबर, पद की श्रेणी भी होता है। हर लोग ठीक है, मनीष जी का काउंटर, मनीष जी का काउंटर, बोलिए मनीष जी। ठीक है, अब मनीष जी को आपने रोका था, मनीष जी बोलिए। हाँ, अब दिनेश जी आप डॉक्टर लगाते हैं, आपने अभी एंकर महोदय को कहा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप, मैंने बोला यहाँ पर कि अभी तुरंत आप बोलिए, कहा था कि 50% इधर 25% उधर और 9वीं अनुसूची, ये सब बातें कहने के बाद मैंने आपसे यह सवाल पूछा था। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर हर परिवार के लोगों को जो आरक्षण में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, हर को आप जब नौकरी देंगे, जितना भी पद सृजित करेंगे, आप जो भी नौकरी देंगे तो उसमें आरक्षण लागू करके देंगे ना, तो फिर आप हर परिवार को कैसे दे पाएंगे? ठीक है, ये तो सवाल है। नौकरी देने से पहले बात हुई कि उसके लिए विधिवत अधिनियम बनेगा, अधिनियम में सब प्रावधान। अच्छा, यानी अभी तस्वीर साफ नहीं है, अभी अधिनियम वाली तस्वीर साफ नहीं। विनोद जी, अच्छा डॉक्टर साहब, विनोद जी को लाइए। विनोद डॉक्टर साहब, विनोद जी, ये डॉक्टर साहब आपको व्यावहारिक है, 30 लाख करोड़ का बजट लगेगा, वो एक अलग पहलू है, लेकिन सामाजिक पहलू पर मनीष जी ने एक सवाल पूछ के बता दिया। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ जो लोगों को आप कंफ्यूज, दिनेश जी, अच्छा दिनेश जी, अरे डॉक्टर दिनेश जी अब सुनिए। विनोद जी, सर बहुत ज्ञान लिया, अरे बहुत ज्ञान लिया आपसे डॉक्टर दिनेश जी। मनीष जी के एक सवाल पे आप तो कैसे घिरे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सुनिए, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तेजस्वी प्रण के में सारे पत्रकार होंगे, यही सवाल पूछेंगे कि भाई जो सरकार बनते ही, सुनिए, छठ के जो गए हुए लोग हैं उनको आप रोक रहे हैं कि जाना मत बिहार में, इसके बाद जो है तेजस्वी सरकार आ रही है और उसके बाद जो है नौकरियों की बरसात होने वाली है। भाई सवाल तो है कि जिस व्यवस्था से आप नौकरी देने जा रहे हैं, 30 लाख करोड़ की भी व्यवस्था आप बताएंगे कि हम कैसे व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसमें जब आप नौकरी देंगे तो व्यवस्था तो बनेगी कि संवैधानिक व्यवस्था में जो वर्गों को दिया गया है आरक्षण की, उस प्रायोरिटी में वो लोग कहाँ होंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप चलिए, आपके पास कोई जवाब होगा भी नहीं। अब आप बताइए। अरे मैं आपकी सुविधा दे रहा हूँ, छोड़िए ना, आपके बस की बात नहीं। आपको मैं ये सुविधा दे रहा हूँ कि ये बताइए कि कल से राहुल गांधी चुनावी प्रचार में है, वोट अधिकार के बाद जो गए 2 महीने के बाद लौटे हैं,
तो क्या ये जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो साझा मंच होगा तो उन जगहों पे भी होगा जिन जगहों पे आप सीधे मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है, सामने या आमने सामने 5 सीटों पे नूरा आरजेडी कुश्ती और में। कांग्रेस है, तो महागठबंधन में क्या ये साझा मंच उन इलाकों में भी जाएगा, उन जगहों पे भी जाएगा, उन सीटों पे भी बिल्कुल। जहां आपके ही कैंडिडेट महागठबंधन के आपस में लड़ रहे हैं? ये एक अलग पहलू है। वो इंतजार कर कीजिए, जब राहुल गांधी जी का दौरा शुरू होगा उसके बाद शेड्यूल बनेगा और उसके शेड्यूल शुरू होगा। अरे व्यक्ति और सुन जोड़ लीजिए, एक चीज सुन लीजिए थोड़ा। मनीष जी एक सवाल किए शुरू में, उन्होंने कहा था कि बजट 10 गुना बढ़ गया है। उनको याद होना चाहिए कर्ज भी बिहार पे 10 गुना बढ़ गया है। जब 2005 में हम सरकार आई थी तो उस समय बिहार मात्र 37 कर्ज में था, आज लगभग 4.25 लाख करोड़ कर्ज में है। अमेरिका पे कितना कर्ज है आपको पता है दिनेश पाल जी? सुन लीजिए अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज है। अब आप इकोनॉमी तो कम से कम भाजपा के लोगों को और नरेंद्र मोदी को मत सिखाइए। भाजपा के लोग कुछ आता नहीं, मैंने कहा कि देश जो है देश आज विश्व के पटल पर चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था के करीब है। आप कम से कम अर्थव्यवस्था क्या होता है या भाजपा के लोगों को मत समझाइए। आपसे जब नौकरी के बदले रुपए की बात आएगी तो आप उसका डिफिनेशन नहीं दे पाएंगे। नौकरी कैसे देंगे, हर वर्ग को कैसे देंगे, हर परिवार को कैसे देंगे, आप बता नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चले हैं ज्ञान बांटने के लिए। क्या ऐसा है? मैं आपको बता दूं विनोद पाल जी, देश में लोग रुक जाइए, अब रुक जाइए। असली बात यह है कि क्या बिहार की जनता ने बदलाव महसूस किया है? क्या बिहार की जनता ने पिछले 2 दशकों में क्या बदलाव महसूस किया है? क्या ये इस चुनाव का नतीजा बताएगा। अपना अपना क्लेम जरूर है आपका, लेकिन ये चुनाव का नतीजा बताएगा कि क्या बिहार में कुछ बदला है, पिछले 2 दशकों में कितना बदला है, और आगे के रास्ते को बिहार की जनता किस तरह देखती है। फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया मनीष पांडे जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ने के लिए, मधुरेश आपका भी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की एक और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। आज चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की शुरुआत की है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है, इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर पर, और वो बड़ी खबर क्या है कि चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करवा रहा है। आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की शुरुआत हो रही है। बिहार में दरअसल सफलतापूर्वक पहला चरण संपन्न हो गया था SIR का, तो ये SIR का दूसरा चरण है जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा SIR का विरोध जारी है, और सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सत्ताधारी दल DMK और TMC तीखा विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो लगातार SIR का विरोध कर रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी SIR को लेकर कहा कि यह तो वोट काटने की साजिश है, जबकि बिहार में SIR से वोटर लिस्ट से एक भी भारतीय नागरिक का नाम गलत ढंग से नहीं कटा। तो फिर SIR का विरोध करने वाले नेताओं को किनके वोट कटने की संभावना से यह घबराहट है? ममता बनर्जी और MK स्टालिन ही सबसे अधिक क्यों घबराए हुए हैं SIR से? SIR पर जुबानी जंग के बीच पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक बड़ी बैठक की, लेकिन SIR से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में 272 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, तो बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए।
लेकिन टीएमसी के भी स्वर जो हैं अब कुछ कुछ बदल रहे हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि एसआईआर होनी तो चाहिए लेकिन पारदर्शी होनी चाहिए। अब देखिए, वी आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। ये महाराष्ट्र में जो हुआ था, दिल्ली में जो हुआ था, दूसरे स्टेट के जो वोटर लिस्ट है वो कॉपी पेस्ट हो जा रहा था। तो ममता बनर्जी प्रोटेस्ट किया बंगाल में, तो हम लोग तो प्रोटेस्ट किया था, तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट किया था नेशनल इलेक्शन कमीशन को। ये पूरा ये डुप्लीकेट जो वोटर्स है वो हटाओ यहां से। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के सहारे दरअसल एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है। अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में। वहीं बीजेपी के पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि एसआईआर तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, देश हित में सभी को इसमें मदद करनी चाहिए। जो वोटर है सही में उसका नाम कोई नहीं काट सकता, और जो डुप्लीकेट वोटर को अंदर करने का प्रयास करेगा उसको अंदर किया जाएगा। कोई भी नेता हो जो गैरकानूनी ढंग से बनेगा यहाँ वोटर, वो संभव नहीं होगा। कोई बांग्लादेशी, कोई और दूसरा वो नहीं बन सकता। और यही है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और पूरा सबको मदद करना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए देश के हित। तो जरा देखिए कि बिहार में बिल्कुल सफलतापूर्वक ये सब कुछ हो चुका है और उसके बावजूद कैसे कैसे बयान आ रहे हैं नेताओं के कि वोट चोरी, तो ये तो वो, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे जुड़ रहे हैं, साथ में विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में, हमारे सलाहकार संपादक। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास जाता हूँ। प्रसेनजीत दा, कल शशि पांजा का बयान आया था, आज हमने कुणाल घोष का बयान सुनवाया। क्या एसआईआर पर टीएमसी वैसे ही अब जो है असली बात को समझ रही है कि ये तो होना ही होना है? जैसे मुझे बार बार याद आता है सीएए की बात और वक्फ कानून की बात, कि जो अब बयान आ रहे हैं टीएमसी नेताओं के, उनको ये लग रहा है कि इसको तो रोक सकते नहीं है, तो होना ही है। नहीं, देखिए लालचंद, पहली बात तो यह है कि ये समझना जरूरी है कि ये दोहरा चेहरा है कि नहीं, या वक्फ या सीए की तरह इन लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये समझना काफी जरूरी है। क्योंकि कल रात तक 527 ब्यूरोक्रेट को आखिर तक ट्रांसफर कराया गया है। 227। तो इतना आसानी से ऐसा फैसला तक नहीं पहुंचना चाहिए कि टीएमसी ने मान लिए है, क्योंकि ये 527 मुझे लगता नहीं है कि एक दिन में इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह से ब्यूरोक्रेट को, बीडीओ से लेकर डीएम तक, ऐसा ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर कराया गया किसी प्रदेश में कभी भी। तो इसके पीछे कोई मंशा है, ये पहले हमें समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आज बंगाल के सीईओ ने थोड़ी देर पहले जी 4 बजे ऑल पार्टी मीटिंग में है, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सोचा है क्या नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये सारे जो ट्रांसफर है, इन लोगों को अब तक सारे की सारे ट्रेनिंग दिया गया था अपने अपने क्षेत्र में। अब ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों को दूसरे जगह पे ट्रांसफर कराया गया, और ये जो एसडीओ बीडीओ है, ये सारे एआरओ और थे, तो सारे एआरओ और एईआरओ अपने अपने क्षेत्रों से दूसरे जगह पे जी। इसका मतलब क्या है ये समझना। देखिए, मुझे अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा नेतिवाचक हूं, मैं थोड़ा सा नर्सिसिस्ट हूं, मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा हूं,
मेरा मुश्किल इस बात नहीं, की है आपका कि तो इस काम ममता ही है बनर्जी का विश्लेषण करना, पिछले- सारे एंगल को लेकर आना और विश्लेषण करना आपका काम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हाँ, मुश्किल इस बात मैं की है आपके कि इस इनपुट ममता के बाद ये बनर्जी कह को सकता हूँ, पिछले कई सालों से मैं देख रहा जी हूँ जी जी, और आपके इनपुट के बाद मैं ये कह सकता हूं कि टीएमसी अब ऊपर ऊपर जो है ना, ऊपर ऊपर एसआईआर को अब वैसे ही धीरे धीरे स्वीकार कर रही है जैसे कि उसने सीए को और वक्फ कानून को स्वीकार किया था। लेकिन अंदर अंदर पूरी तैयारी है, आप खुद कह रहे हैं 500 से ज्यादा 527 लोगों के ट्रांसफर कर दिए। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर हो गया, एक भी जेन्युइन आदमी का नाम नहीं कटा, एक भी, जीरो क्लेम कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे में सबसे ज्यादा घबराहट विनोद जी ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को ही क्यों? हो तो रहा है पूरे देश में। लाल जी, सबसे पहले डीडी न्यूज ने कल ये खबर ब्रेक की थी बंगाल में सबसे ज्यादा जो ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के जो हुए, दादा ने ही उसकी खबर को ये हाईलाइट किया था और आज ही दादा ने भी उसी खबर को ये किया है। लेकिन आज डीडी न्यूज की एक खबर और आपने अभी दिखाई है, ब्रेकिंग न्यूज प्रशांत किशोर की, कि प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी है, जो उसमें से एक पश्चिम बंगाल से है और एक बिहार से है जी। तो इसे समझनी चाहिए कि एसआईआर क्या है। ये आज के इस ब्रेकिंग से आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी। अब आपने कई जगहों पे वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराए हैं, तो ये एसआईआर के बाद ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रशांत किशोर बिहार में एसआईआर के बाद प्रशांत किशोर ने अपने वोटर लिस्ट में नाम बिहार में बरकरार रखा है और इसके बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल के अपने वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म 6 या फॉर्म 8 नहीं भरा है, तो वो गलत किए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का नोटिस है। ये मैं आपको थोड़ा सा कानूनी पक्ष बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने अगर एसआईआर में कहीं नाम दर्ज कराया है, जो आपको बीएलओ ने जो फॉर्म दिया है, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, आप उस फॉर्म में दस्तखत किया है और उसके बाद आपने वहां का वोटर लिस्ट में अपना डिक्लेरेशन दिया है और उसके बाद अगर दूसरे जगह आपने रखा है, तो वो कानूनी रूप से अवैध है। ये बात देर सबेर ममता बनर्जी को भी समझनी होगी, क्योंकि एक संवैधानिक सत्ता में जब वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था में जो इलेक्शन कमीशन है, तो वो उनका अधिकार है और इलेक्शन कमीशन का ये सारे काम का उनका दायित्व है। इससे वो बच नहीं सकते जी। बाकी जो भी चीजें कर रही हैं ममता बनर्जी के, जो भी कोशिशें हैं, वो कोशिशें हैं कुछ जिलों की बात जो अभी दादा बता रहे थे, उसको आप समझिए कि अभी जो एक मॉडल तैयार किया गया था, दादा विस्तार से बताएंगे आपको, सैंपल सर्वे उसका नाम दिया गया था। बिल्कुल, एक आदमी के 7 वोटर आईडी कार्ड थे, उसको लेके 4-5 वहां के ऑफिसर जो है सस्पेंड भी हुए थे। तो उसके बाद काफी देर तक उस पे इलेक्शन कमीशन इस बात को रहा कि इनको आप सस्पेंड कीजिए, ममता बनर्जी ने ट्रांसफर किया। ये सारी चीजें जब देखता है तो आपको लगता है कि खामखा टीएमसी इस मामले में एक्सपोज हो रही है। और ये एक्सपोज होने का कारण ये है कि आपका सीधे सीधे ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने जो कल विस्तार से बताया था कि क्यों 2002 को मानक रखा गया है, क्योंकि भारत के संविधान में नागरिकता के लिए 1987 का एक रखा गया है। अब 1987 के बाद जो भारत आए हैं उनकी वो नागरिकता बनती है, तो उसके बाद है कि अगर उनके बच्चे 1987 में होंगे, पैदा हुए होंगे, तो वो कम से कम 18 साल के उम्र से ज्यादा के हो गए होंगे। बिल्कुल। तो 2002 का जो लिंक दिया गया है, जो बिहार में 2004 का लिंक दिया गया था, कम से कम उस परिवारों को कोई कागज की जरूरत नहीं। ठीक है, यही चीज दादा बता रहे हैं आपको कि उन जगहों पे ये है कि 2002 का जब लिंक डाला गया तो 45% लोग के वो लिंक मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल, ये कल हमने दिखाई भी थी ये खबर, लेकिन दादा आपने तो कल भी जो है हमें खबर दी कि करीब करीब 250 लोगों का एकदम पूरा ट्रांसफर कर दिया और आज तो आप बता रहे हैं 527 आंकड़ा पहुंच गया है। ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या तर्क है राज्य सरकार का कि किस नियम कानून के तहत ये धड़ाधड़ ट्रांसफर हो रहे हैं और इस पर क्या सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से या बाकी जगहों से? बिल्कुल सवाल तो उठाया जा रहा है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, क्योंकि सारे लोगों को दिल्ली बुलाकर वहां पे जो नया एक इलेक्शन कमीशन का कोई बिल्डिंग बना है जहां पे बार बार इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, और ये उसके बाद एसआईआर घोषणा की 2-3 घंटा पहले ये सारे के सारे ट्रांसफर अपलोड किया जा रहा है। लेकिन
मैं आपको बताऊं, इसका डेट रखा गया है 24 तारीख का, 24 अक्टूबर का डेट रखा गया है और अपलोड किया गया 27 अक्टूबर को। अब देखिए, आप इतना हल्के में ममता बनर्जी को ना लीजिए। ना कोई नहीं लेता उनको कृपा हल्के करके ममता बनर्जी को इतना हल्के में मत लीजिए। कोई नहीं लेता 24 सर उनको अक्टूबर हल्के का डेट रखा गया, 27 अक्टूबर को अपलोड किया गया जी। तो इसका पीछे मंशा कुछ अलग है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप ये समझ लीजिए, ये ये तीनों लोग हम फ्रेम में है, तीनों लोगों की परिवार के बारे में सोचिए। ये हम थोड़ा सा उल्टा सीधा बात कह रहा हूं, लेकिन हमारे परिवार में अगर किसी का, हमारे माँ बाप ऊपर में किसी का मौत हो जाते हैं तो हम तुरंत LIC के बारे में सोचते हैं, फिक्स बेशक बिल्कुल सोचते हैं, परिवार में हमारे जो घर आपस में बांटने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी माँ बाप की वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के बारे में सोचते हैं क्या लाल जी? ये ज्यादातर तो नहीं होता है, वो तो कहीं प्रायोरिटी में नहीं रहता। मैं तो कहता हूं कई बार लोग जो है जानबूझ करके दो से ज्यादा जगहों पर नाम रखते हैं। किसी को भी ये प्रायोरिटी में नहीं रहता है। हाँ। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन का, बाकी कुछ भी छोड़ दीजिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का ये जो SIR है, ये 20 कभी भी ये जरूरत होता है कि डेड वोटर को, बाकी सब छोड़ दीजिए, बांग्लादेशी के बारे में, रोहिंग्या के बारे में, जो बंगाल में सोचा जाता है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। पहले तो डेड वोटर के बारे में सोचिए कि कोई भी हमारी तरफ से हम नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं कि डेड वोटर के नाम कटवा दे। पहली बात तो ये है। अगर मुझे जेल ना लेके जाए तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना माँ की नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं कटवाया। तो ये सच है। अगर ऐसा हो तो पहले तो ये हो जाए। दूसरी बात है कि हमारे बंगाल में जो करीब 32-35% मुसलमान वोटर है, इनका कोई फैमिली ट्री नहीं है। अच्छा। कोई फैमिली ट्री नहीं है। ये जो फैमिली ट्री नहीं है, इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है, इनके लिए समझना मुश्किल है कि इसका पिताजी कहां से आए हैं, इसका जो दादा है वो कहां से आया है, इसका जो नाना है वो कहां से आया है। तो ये फैमिली ट्री ना होने के कारण बंगाल में इलेक्शन कमीशन के लिए एक अलग से चुनौती है, जैसे चुनौती होता रहता है BLRO के लिए। जब किसी मुसलमान जमीन का मालिक अपना जमीन बेचने जाता है, उसका म्यूटेशन एक चैलेंज होता है, वैसा इलेक्शन कमीशन के लिए। मुझे लगता है आप जो ये बात कह रहे हैं ना, वो कल जो हमने बात कही थी कि 45% लोगों का लिंक ही नहीं मिल रहा है, ये दोनों बातें आकर के आपस में जुड़ती हैं विनोद जी। लेकिन पश्चिम बंगाल के अलावा विनोद जी, तमिलनाडु में क्या दिक्कत है MK स्टालिन को? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये परसेप्शन आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने इस बात की शुरुआत की थी। राहुल गांधी का जो ये वोट अधिकार यात्रा आपने बिहार में देखा था, वोट अधिकार, वोट चोरी जो शुरू किया था, उन्होंने एक SIR को एक मुद्दा बनाया इलेक्शन को लेकर। आज राहुल गांधी के नेता जो वहां पे हैं, या महागठबंधन, क्या कोई किसी ने अपने इलेक्शन आते आते ये वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जो 15 दिन तक लालू जी इनके साथ में, राहुल जी के साथ में घूम रहे थे, छोड़ दिया। क्या आप अभी सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, वोट चोरी बात गौन कर दिया? बिल्कुल। तो तमिलनाडु का जो एंटी इनकम्बेंसी है, या ममता बनर्जी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, फैक्टर है। उनके लिए ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन को गाली दो, BJP को गाली दो और आगे निकल जाओ। तो ये जो तुम्हारे वोट कट जाएंगे, ये एक सबसे सॉफ्ट उनको लगता है कि हम इस एजेंडा को बिक सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन बिहार के SIR ने दिखा दिया कि SIR का फाइनल लिस्ट आया तो आज किसी पार्टी के पास में कोई मुद्दा वोट चोरी का, वोट अधिकार का रह नहीं गया। वही चीजें बंगाल में भी होगा और तमिलनाडु में भी होगा और बाकी जगहों पर भी होगा, क्योंकि जीरो क्लेम बिहार में हुआ था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब हम इस वक्त में बात आगे चल करके करेंगे कि सिद्धारमैया CM कुर्सी पर बने रहने के लिए कौन कौन से नए नए दांव चलते रहते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की राजनीतिक उठापटक की। ये राजनीतिक उठापटक वहां एक पार्टी के अंदर, सत्ताधारी पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग दांव खेल रहे हैं। अब नया दावा कि वो बने रहेंगे मुख्यमंत्री। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच, नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान पर जिम्मेदारी डाल दी है और कहा कि अगर पार्टी की शीर्ष इकाई चाहेगी तो वो तो पद पर आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। लोगों ने तो मुझे 5 साल के लिए इस पद पर रहने का आशीर्वाद दे दिया है। अगर हाईकमान कोई अलग फैसला लेता है तो बदलाव होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है वहां से कि जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का जो मामला है, ये एक मंशा थी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने इसी मंशे को लेकर निजी संगठनों को सरकारी जगहों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर एकत्र होने पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब इसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। यानी सत्ता में बने रहने के लिए, आला कमान को खुश करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे, जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं। उन्होंने एक सोची समझी चाल से अपना नंबर बनाने की कोशिश की थी आरएसएस पर प्रतिबंध की बात कहकर। लेकिन सीएम सिद्धारमैया के जो बेटे हैं यतीन्द्र, उन्होंने एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने अपने पिता के लिए एक इमोशनल कार्ड खेल दिया। सत्ता संघर्ष में पिछले 2 साल से उलझ रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी का ऐलान उनके बेटे यतीन्द्र ने ही कर दिया। यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के अब अंतिम दौर में हैं। अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए सतीश जारकोहिली को आगे आना चाहिए। ये नाम लेकर आ गए। सतीश जारकोहिली सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही नहीं है, चर्चा डीके शिव कुमार तो हैं ही दावेदार। कांग्रेस के अंदर दलित नेता जी परमेश्वर के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री बनने की चाहत में डिप्टी सीएम बने डीके शिव कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की आखिरी वाली जीत को सुनिश्चित करने वाले शिव कुमार, डीके शिव कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने ये जीत सुनिश्चित की थी। लेकिन लग रहा है कि सीएम की कुर्सी उनके लिए म्यूजिक चेयर बनकर रह गई है क्या? क्योंकि बार बार फिसल जाती है, वो करीब जाते हैं, कुर्सी फिसलती जाती है। सिद्धारमैया जी अलग अलग दांव खेल रहे होते हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अब कहा है कि सीएम पद के लिए हाईकमान ही अंतिम फैसला लेगा। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सिद्धारमैया कन्नड़ में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन वही बात कह रहे थे कि हाई कमांड इस पर फैसला ले। उन्होंने जो फैसला लिया उसके हिसाब से हम बने हुए हैं, अगर कहेंगे तो आगे भी बने रहेंगे। बहरहाल जब ये प्रतिक्रिया सिद्धारमैया ने दी तो उस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग में हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। हम आपको ये सुनवा तो नहीं पाए, लेकिन जो डीके शिव कुमार हैं वो भी अभी बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। उनका भी कहना है कि हाईकमान फैसला लेगा, देखते हैं हाईकमान क्या फैसला लेता है। इस बीच जो एक और मुद्दा हमने आपको बताया
कि सत्ता का संघर्ष चल रहा है तो ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध की बात ले आओ, और उसको लेकर के ये आदेश दे दिया कि जो निजी संगठन है वो सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच के आदेश आ गया, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत फैसला है। इस पर राज्य के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह सिद्धारमैया सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज न्याय की जीत हुई है। Naturally, it's a big setback for Siddaramaiya government. Priyanka Karge, from last couple of weeks, was discussing on banning RSS and all these issues. Probably with this High Court judgment, the state government has to shut its mouth. Because of today's judgment, justice has prevailed. और वहीं एक और भाजपा नेता सीटी रवि ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जारी सियासी खींचतान पर तंज कसा। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा, आरएसएस वाले मुद्दे को बताया। कांग्रेस को जनता 5 साल के लिए उसको 136 सीट जिताया है जनता ने। हम वहाँ मुख्यमंत्री पद में भाजपा जाके तुरंत बैठ नहीं सकते। हर दिन हमें है ऐसा कहने का जरूरत है क्या? उसका मतलब जानबूझकर सीएम, डीसीएम, सभी मंत्री लोग इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बयान कर रहा है। सीधे जुड़ रहे हैं इन खबरों पर हमारी संवाददाता ज्योति के साथ, जो बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, सबसे पहले आपसे कर्नाटक हाईकोर्ट के जो धारवाड़ बेंच का फैसला है उस पर पहले बात करूंगा। जो कहा है, सिद्धारमैया सरकार ने एक फैसला लिया था और कहा जाता है कि इसके पीछे मंशा ये थी कि आगे चल करके आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे, और मंशा की क्या बात है, प्रियांक खड़गे तो खुलकर कह ही रहे थे। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस पर क्या कुछ कहा है और कितना बड़ा झटका सिद्धारमैया सरकार के लिए? लालचंद जी, आज सुबह कर्नाटक की धारवाड़ हाईकोर्ट विभागीय पीठ ने एक बहु महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि कर्नाटका कैबिनेट में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट जो अभी है इंटरिम ऑर्डर दिया है कि कर्नाटका सरकार के जो आदेश को अभी रोक दिया है। तो ये तो बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए। तो वो कहते हैं कि हमारे जो कैबिनेट की हमने जो निर्णय लिया है उसमें हमने कभी भी कहां पे भी आरएसएस पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये तो समझ में आता है कि उनका जो निशाना है, सीधा डायरेक्ट निशाना है उनका आरएसएस की गतिविधियों पे पाबंदी लगाना ही है। लेकिन अभी हाईकोर्ट में जो अभी आज विचारण हुआ, हाईकोर्ट ने अभी नवंबर 17 को उसका आगे विचारण होगा, लेकिन आज हाईकोर्ट ने ये एक महत्वपूर्ण आदेश देकर कर्नाटका गवर्नमेंट जो हासिल करना चाहता था, कर्नाटका गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम आदेश दे दिया है ना, इंटरिम ऑर्डर दे दिया। ठीक है ज्योति, मैं अब उस पहलू पर आ रहा हूं। सिद्धारमैया जी कर क्या रहे हैं? क्योंकि पहले देखिए 3-4 बातें आ गई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ये 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला हुआ ही नहीं था, पहले ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे उत्तराधिकारी, यतीन्द्र जी ने कहा कि हमारे उत्तराधिकारी सतीश जारकिहोली होंगे। उसके बाद डीके शिव कुमार का अपना दावा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं अब कि सत्ता संघर्ष में कि जो कुछ भी हाईकमान कहेगा हम मान लेंगे। ये जो अलग अलग दांव खेला जा रहा है, कह रहे हैं 5 साल हम रह जाएंगे, ये जो अलग अलग दांव खेला जा रहा है, कुछ बातें आ रही हैं शिव कुमार कैंप से, क्योंकि अभी डीके शिव कुमार की बातें हमने सुनवाई, लेकिन हमें उतना समझ में आया नहीं। आप बताइए डीके शिव कुमार क्या कह रहे थे? हाँ, मैं पहले ये बताती हूँ कि डीके शिव कुमार जी ने जैसे हमेशा वो सेफ गेम प्ले करते ही आए हैं। जब से सत्ता की संघर्ष हो रहा है, कर्नाटका कांग्रेस इनसाइड पॉलिटिक्स हो रहा है, जब से लेकर आज तक उन्होंने कहीं पे भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे सीएम ही ऐसे बयान देते हैं, उनका ही बयान अंतिम है। उनका जो 8 सेकंड का जो वीडियो है उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि सीएम जो कहते हैं उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे आपने कहा, ये सत्ता की संघर्ष है ना कर्नाटका में, ये कि म्यूजिकल चेयर बना हुआ है और एक मेगा सीरियल जैसे ड्रैग ही हो रहा है। पहले सीएम सिद्धरामैया जी कहते हैं कि
मैं ही बनूंगा, विधायकों की सपोर्ट चाहिए। लेकिन अभी इस उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, उन्होंने कल दिया, इस स्टेटमेंट को दूसरे एंगल पे हम देख रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे कि विधायकों की सपोर्ट चाहिए, लेकिन अब उनका रूट चेंज हुआ है। वो कह रहे हैं कि हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल, हाईकमांड कैसे डिसीजन लेगा उसके ऊपर निर्भर है कि मैं 5 साल और भी 3 साल में सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा। जैसे आपने कहा, उन दोनों के बीच एग्रीमेंट के बात भी आ रहा था। सीएम डीके शिव कुमार की कैंप की जो विधायक के सपोर्टर्स है, उन्होंने वो कहते थे कि डीके शिव कुमार ही सीएम बनेंगे। बिल्कुल। और सिद्धरामैया, और ये भी बात है ज्योति, ये भी बात है कि अब वो 2.5 साल वाला जो कट ऑफ पॉइंट है ना, वो भी बड़ा नजदीक आ रहा है। तो अब तो फैसला कुछ ना कुछ होना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग बात करते रहेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।